retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस पॉइंट पर जो बुल्मा है वो इन सब की बातें सुनने के बाद ब्रोली की वाइफ से कहती है, ज़रा ये देखो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बेटे को जान से नहीं मारना चाहता। इवन तो अब हर किसी को उसकी हेल्प चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा अब नहीं उठा तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ कहती है कि वो उठ ही नहीं सकता। यहाँ पर जो बुल्मा है वो कहती है, वो आखिर क्यों उठ नहीं सकता? क्या वो इतना ज़्यादा वीक है? वो इतना वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे बैटल करते समय हमने देखा है, उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि हम कई बार उसे देख भी नहीं पाए। उसे देखना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते जा रहा था। फिर ब्रोली की वाइफ अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है, काफ़ी लंबे टाइम पहले, ऑलमोस्ट 15 साल पहले, जब मेरी हेल्थ एक रात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। पहले तो एक नॉर्मल दिन ही था, बट अचानक से कुछ अजीब होता है। प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो जाता है, और ये जो चेंज था, ये चेंज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और अजीब था, क्योंकि ये पूरे प्लैनेट अर्थ पर हो रहा था। इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लैनेट अर्थ अब रो रही हो। ये चीज़ें फिर भी कम थी। फिर होता है असली खेल स्टार्ट। प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा तूफान आ रहे थे, सुनामी, काफ़ी ज़्यादा ऊंची लहरें प्रकट कर रही थी, अर्थक्वेक आ रहे थे। ये काफ़ी अजीब था। जब ट्रंक्स का जन्म हुआ तब मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन को ले लिया था कि आखिर तुम्हें इस टाइप से पेन हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास सारे ही कैरेक्टर्स मौजूद थे, पर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम ट्रंक्स को जन्म दे रही थी तब तुम्हें जिस टाइप का पेन हो रहा था, उस टाइप का पेन मुझे होने लग जाता है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरा बेटा अब टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही इस अर्थ पर आना चाहता है, और यहाँ पर मैं प्रिपरेशंस को कर लेती हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं था। ब्रोली का इंटरव्यू था, इस रीज़न की वजह से वो बाहर था। मैंने एकदम से क्रिलिन को कॉल किया और उससे कांटेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि वो बिज़ी है। मैंने हर किसी से कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स बिज़ी है जो मेरी हेल्प कर सकते थे, और ब्रोली अपने इंटरव्यू को छोड़कर नहीं आ सकता था, तो मुझे अपनी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ी ये सब करने में। फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्रिस को अपने लाइफ में देखा, तब मैंने देखा कि उसकी आँखें पूरी तरीके से लाल है, उसकी स्किन का कलर ये काफ़ी हद तक ग्रे है, और उसका जो साइज़ है वो एक सिंपल बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हूँ कि एकदम से मेरा बेटा पहला शब्द कहता है, वो कहता है डिस्ट्रक्शन। इस पॉइंट पर मार्जिन बू और पिकोलो ये दोनों ही यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन बू है वो कहता है, एक मिनट, क्या तुम उस डेट की बात कर रहे हो? और यहाँ पर जो मार्जिन बू है वो एकदम से एग्जैक्ट डेट बताता है जिस दिन पर एक्रिस का जन्म हुआ था। मार्जिन बू इस पॉइंट पर कहता है, वो एक ऐसा दिन था जब मुझे अपनी स्ट्रेंथ 10 टाइम ज़्यादा फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि मैं इंसानों के साथ रहकर काफ़ी हद तक अच्छा बन गया था। पर उस डेट पर मुझे वेल को मारने का ख्याल आ रहा था, मुझे सैटर्न की जान लेने का ख्याल आ रहा था। इस पॉइंट पर जो पिकोलो है वो एकदम से कहता है, एक मिनट, तुम उस तारीख की अगर बात कर रहे हो तो फिर मैं एक चीज़ काफ़ी कंफर्म कह सकता हूँ कि उस डेट पर जो मेरी इविल साइड थी वो वाकई में डोमिनेट कर रही थी। अगर उस दिन कोई मुझसे बैटल करता तो फिर मैं उसे जान से ही मार देता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, उस दिन मुझे 10 मिनट तक बिल्कुल भी होश नहीं था। मेरी डीमन किंग पिकोलो वाली साइड पूरी तरीके से एक्टिव थी। यहाँ पर यूनिवर्स 7 के ऑलमोस्ट सारे ही कंटेंडर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। ब्रोली की वाइफ अब चीज़ों को कंटिन्यू करती है। वो कहती है कि एक ऐसी डेट जिस डेट पर काफ़ी ज़्यादा इविल चीज़ें हो रही थी, और मेरा बेटा एकदम से चेंज होने लग जाता है। पहले तो वो डिस्ट्रक्शन, ब्लड, ऐसी चीज़ें कह रहा था, फिर एकदम से उसके स्किन का कलर चेंज होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है, बट फिर एकदम से उसकी स्किन का कलर वापस एक बार चेंज होता है। ये सिलसिला पूरे 2 मिनट तक चलता है, और ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे की 2 पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से काइंड ऑफ लड़ रही है।
इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो अपने बेटे एक्रिस को उठाती है और यहाँ पर उसे सुलाने का ट्राई करती है, बट जो एक्रिस है वो इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ कहता है। वो कहता है, विमेन, जब तक मैं 1 साल का ना हो जाऊँ तब तक तुम मुझे संभालो, और जब मैं 1 साल का हो जाऊँगा तब मैं इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लूँगा और मैं इस वर्ल्ड को तुम्हें दे दूँगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें पूरी तरीके से इमॉर्टल बना दूँगा। तुम्हें कोई गॉड कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही कोई डीमन तुम्हें कभी कुछ कर पाएगा। और इस पॉइंट पर मैं इतना डर गई थी कि मैंने एक्रिस को जान से मारने की कोशिश करी। मेरे साइड में एक नाइफ थी, मैंने उस नाइफ को एक्रिस को मारने की कोशिश करी। मैं एक्रिस के सर में चाकू मारने ही वाली थी कि एकदम से मेरी मदर मेरा हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये कहकर जो मेरी मदर है उसने मुझे सलाह दी कि तुम्हें ये चेक करना चाहिए कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और मैंने एक काफ़ी बड़ा मूव किया, मैंने अपने बेटे के ब्लड को निकाल लिया और बाद में उसे एक मशीन में डालकर उसकी एनर्जी की को काफ़ी हद तक कंप्रेस कर दिया। अब उसकी एनर्जी की कोई भी जल्द सेंस नहीं कर पा रहा था, और मैंने इस पॉइंट पर उससे सवाल किए कि आखिर तुम हो कौन, और तब उसने कुछ रिप्लाई किए। पहला क्वेश्चन कि आखिर तुम हो कौन, उसने जवाब दिया, मैं हूँ। इस पॉइंट पर मैंने उससे सवाल किया, तुम कोई गॉड हो या कोई डीमन हो। इस पॉइंट पर उसने कहा, मैं कोई डीमन भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गॉड हूँ, मैं एक सुप्रीम डीमन हूँ। उस डीमन को ये लग रहा था कि मैं अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दूँगी, पर मैंने इस पॉइंट पर उसके साथ एक डील करने का डिसाइड किया। मैंने कहा, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता और जब तक वो किसी खतरे में नहीं आता तब तक तुम उसकी बॉडी पर टेक ओवर नहीं करोगे। ये कहकर मैंने आगे ये भी कह दिया कि तुम उसकी बॉडी पर तभी टेक ओवर करोगे जब यहाँ पर मेरी मर्ज़ी चलेगी। और इस पॉइंट पर उसने अपनी बॉडी से एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करा और हम दोनों ने जैसे वहाँ पर हाथ रखकर अपनी अपनी बातों को कहा, एकदम से एक चेन आकर हम दोनों से ही लिपट गई। और इस पॉइंट पर हम दोनों का यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो चुका है, अगर किसी ने भी एग्रीमेंट को तोड़ा तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। वैसे इस एग्रीमेंट में कुछ छोटी मोटी शर्तें भी थी। सबसे पहली शर्त, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस सिचुएशन में मैं वहाँ पर नहीं हूँ और एक्रिस की हालत मरने तक हो जाए, तो वो डीमन एक्रिस की बॉडी को कंट्रोल में ले सकता है आधे घंटे तक। अगर गलती से भी आधे घंटे तक उसने एक्रिस की बॉडी को कंट्रोल में ले लिया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इस रीज़न की वजह से मैंने कभी उसे ट्रेन ही नहीं करने दिया। और दूसरी बात, अगर कोई भी कुछ भी ऐसा कर दे जिससे एक्रिस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर भी वो डीमन यहाँ पर उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर सकता है। और फिर इस शर्त पर जो वो डीमन है वो एक्रिस को बाहर आने देता है। और उस दिन जब उस डीमन ने मेरे बेटे को छोड़ा, तब से लेके आज तक मैंने कभी उसे उस सिचुएशन में पहुँचने ही नहीं दिया था जिस सिचुएशन में उसकी लाइफ को रिस्क हो। अगर उसकी लाइफ को रिस्क हो जाता है और मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ तो इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा कि तुम और हम सभी जानते हैं कि गोहान, ट्रंक्स, गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन सब की ट्रेनिंग कैसी है। अगर इनके ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो गया तो वो डीमन में भी इनमें से किसी एक की जान ही ले ले। और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 6 के उस सैन को। ये जो सैन है वो इस पॉइंट पर इस स्टोरी को तो सुन ही रहा था, ऊपर से वो गॉड्स और डीमंस की बैटल अलग देख रहा था। इस पॉइंट पर वो कहता है, मेरा काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया, अब मुझे अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। ये कहकर वो एकदम से अपनी जगह से उठता है। वो एकदम से ही अपने बैरियर को पूरी तरीके से वैनिश कर देता है और उसका बैरियर जब पूरी तरीके से वैनिश होता है तब इसकी वजह से कुछ डीमंस वहाँ पर थे वो जल्द से जल्द इरेज होने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर वो सामने देखता है और वो क्रिस्टोफर को देखने के बाद कहता है, तो तुम में भी स्ट्रेंथ है थोड़ी सी, पर तुम मेरे किसी काम नहीं। ये कहकर वो एकदम से पूरी जगह पर एक ऐसी गैस को रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से सारे मॉर्टल्स बेहोश होने लगते हैं। और यहाँ पर गोहान और चिरन भी बेहोश हो गए थे। इस पॉइंट पर वो कहता है, असल में मुझे कैकेरॉट, वेजिटा और ब्रोली इन तीनों की वाइफ्स को और इन्हें ले जाना चाहिए था, पर अगर इतने सारे लोग हैं तो मैं इन्हें ही लेके चलता हूँ। जैसे ही सारे मॉर्टल्स बेहोश हो जाते हैं वैसे ही वो गोहान और चिरन इन दोनों को ही अपनी टेलीपैथी पावर के साथ एकदम से टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली वो मॉर्टल रिंग पर खींच लेता है। इस पॉइंट पर वो गोहान को उठाता है और कहता है, आखिर डैड को इससे क्या काम,
ये नो डाउट मेरा नेफ्यू है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये डैड के किसी भी काम नहीं आएगा। पर फिर भी डैड को ये चाहिए था, अगर मैं दूसरी चीज़ों पर काम करता तो वो काफ़ी अच्छा होता। मेरा एंटरटेनमेंट तो हुआ इस वजह से। ये कहकर वो एकदम से अपने हाथ को उठाता है और कहता है डिवाइन टेलीपोर्टेशन। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी साइंस निकल के आते हैं। सबसे ऐसा होता है यहाँ पर ये निकल के आता है आखिर अब क्या होगा। यहाँ पर डिवाइन टेलीपोर्टेशन बोलने के बाद ये सारे ही कैरेक्टर कहीं और टेलीपोर्ट हो रहे हैं। आखिर वो कहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं? और इस बंदे ने यहाँ पर मेंशन किया है कि इसके फादर अब गोहान को चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इसके फादर को गोहान से क्या काम है? और ये वाकई में यूनिवर्स 6 का सैन है या फिर कोई और कैरेक्टर है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर से कर देना। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट पर बताना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।